लॉगरिथमिक फंक्शन का जब आप डोमेन फाइंड करते हो तो लॉग आपको बहुत, ग्राफ जो है वो हर जगह ही फंक्शन के केस में, जब तक फंक्शन आप पढ़ोगे, जब तक कैलकुलस आप पढ़ोगे, तब तक फंक्शन और उसके ग्राफ आपको बहुत हेल्प करेंगे। और उसमें जो सबसे पहला आपका ग्राफ है वो है, जो भी आप सीख रहे हो वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ केवल दो ही होता है। दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ लॉग, एंड ये भी log x का ही ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ log x के, ये भी y बराबर log x का ग्राफ है। This is also the graph of y is equals to log x. बस ये ग्राफ जो है ये इंक्रीजिंग है, हमेशा इसकी वैल्यू बढ़ती है। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग, हमेशा इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज। और ये ओरिजिन है, ये पॉइंट आपका 1,0। log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पर हमेशा 0 होता है। बेस आप कुछ भी ले लो, log 1 हमेशा 0 होगा। दिस इज ऑल्सो पॉइंट 1,0। x का वैल्यू बढ़ाने पर y का वैल्यू भी बढ़े तो फंक्शन को अपन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और ऐसा पॉसिबल तब होता है जब ये बेस का नंबर मोर देन 1। और जैसे जैसे आप x को इंक्रीज कर रहे हो, y डिक्रीज हो, तो उस केस में बेस जो है वो 0 और 1 के बीच का कोई नंबर, 0 और 1 के बीच के जो नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड दी मैजिक नंबर्स, क्योंकि इनमें सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। और बेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। दोनों ग्राफ log x के हैं, बट जब बेस मोर देन 1 होगा तो ये इंक्रीज करेगा, और जब बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग का मतलब इनपुट बढ़ाने से आउटपुट कम होता जाए। तो both are the graph of the function log x base t, and इसमें जो कल आपने देखा था, यदि मैं कल आपने डोमेन पूरा पढ़ लिया, तो यदि मैं दोनों केसेस में log x फंक्शन का डोमेन की बात करूं, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन log x इट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ये केवल पॉजिटिव रियल नंबर है, या फिर आप इसी बात को बोल सकते हैं, और डोमेन ऑफ द फंक्शन है इज ओपन इंटरवल 0 से लेके प्लस इंफिनिटी। और आगे आज अपन रेंज पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो रेंज इसका आप देख रहे हो -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारी वैल्यूज आपको मिलती हैं। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो रेंज इस फंक्शन का है वो -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगा। तो ये है डोमेन और रेंज इस फंक्शन के। तो आपको इस तरीके से इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में बताऊंगा, और हर फंक्शन के साथ अपन उसकी ये क्वालिटी डोमेन और रेंज लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो log x फंक्शन के लिए आपने डोमेन और रेंज याद रखना है। डोमेन का मतलब द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, एंड रेंज जो है वो इट इज द कलेक्शन ऑफ आउटपुट। जो भी फंक्शन में इनपुट डालने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा उसको अपन रेंज बोलेंगे। रेंज का इनडायरेक्टली मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू भी होता है। किसी फंक्शन की आपको रेंज लिखना है तो आप उसको मिनिमम टू मैक्सिमम लिख दो, वो उसकी रेंज हो जाएगी। जैसे किसी बच्चे ने मोमेंटम में एग्जाम दिए, 10 एग्जाम दिए हैं, और 10 एग्जाम में उसको सबसे कम मार्क्स जो मिले हैं वो 4 मिले हैं, और हाईएस्ट मार्क्स जो है उसको 10 मिला है सपोज, तो उसका रेंज 4 to 10 हो जाएगा। मिनिमम टू मैक्सिमम को अपन रेंज बोलते हैं। तो इस फंक्शन का जो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा वो -इंफिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी मिलेगा।
Therefore range of this function is minus infinity to plus infinity, मतलब set of real number. So this is the graph of domain of the this is the graph of logarithmic function. ठीक है, तो नाउ समझ गया कुणाल? हाँ सर। इसमें और आप एक खासियत ये लिख सकते हैं, ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग। आपको इस चैप्टर में, जब एक चैप्टर आएगा इसमें आगे कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जानकारी मैं वहां पर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इनका ग्राफ का एक रफ स्केच, रफ आइडिया आपको होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, इनका डोमेन और रेंज क्या है, ये आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे बहुत सारी बातों में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2 वेयर वी डिस्कस रेंज ऑफ द फंक्शन। वहां पर अपन रेंज के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, the next heading is range of function. सर इसका कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन तो बेटा फंक्शन जहां से जहां पर डिफाइंड दिया जाएगा उसको अपन कोडोमेन बोलेंगे। और चूंकि इस फंक्शन की रेंज ही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ गई, तो आप ये जानते हो कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और इसलिए अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सबसे बड़ा सेट ऑफ रियल नंबर यही है, सेट ऑफ रियल नंबर। और इसलिए इसका कोडोमेन जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगा, क्योंकि रेंज इसकी ऑल रियल नंबर आ गई। और आपको पूरा कैलकुलस सेट ऑफ रियल नंबर के लिए पढ़ना है, इससे बड़ा कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और चूंकि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो जाएगा। ठीक है ऋषभ? ओके सर, अगर माइनस इन्फिनिटी से अगर सपोज 10 होती तब कोडोमेन क्या होता? तब वो डिपेंड करता है कि फंक्शन आपको कहाँ से कहाँ पर डिफाइन करके दिया गया है, क्योंकि कोडोमेन केवल और केवल डिसाइड हो सकता है जब आपको ये बात मेंशन हो कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। यदि मैं ऐसा डिफाइन कर दूं और उसके बाद मेरा रेंज यदि माइनस इन्फिनिटी से 10 आ रहा होता, तो फिर मैं कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर बोलता। यदि यहाँ पर बी बना होता तो फिर हम कोडोमेन को सेट ऑफ मतलब बी बोलते। तो जो भी फंक्शन आपको ए से बी पर डिफाइन करके दिया है, जो बाद वाला पूरा सेट है वो हमेशा कोडोमेन कहलाता है। और आपको बताया यदि मेंशन नहीं किया गया है तो फिर कोडोमेन को आप सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे, क्योंकि दीज आर दी रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब इनका आउटपुट एक रियल नंबर आएगा। ठीक है? हाँ सर ठीक है। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। Here we discuss range of function. रेंज का डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, एक बार और बता देते हैं कि हमने मान लिया लेट f is a function defined from set A to set B. Then range of function f is denoted by Rf and is defined as so range is the collection of all y such that
y सेट b का एलिमेंट होना चाहिए और साथ में y इज इक्वल्स टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन f। मतलब जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो फंक्शन में डालने के बाद y की जो वैल्यूज आएंगी वो आपको सेट b में मिलेंगी और उन y की वैल्यूज का जो कलेक्शन है वो रेंज बनाएगा। मतलब इनडायरेक्टली रेंज को आप ये समझ सकते हैं कि रेंज जो है वो आउटपुट का कलेक्शन है। इनपुट डालने के बाद आपको जो आउटपुट्स मिलेंगे उन आउटपुट को जब आप कलेक्ट करोगे एक सेट में तो वो जो कलेक्शन है वो जो सेट है वो रेंज बनाएगा। रेंज निकालने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। कुछ एक दो तरीके आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो रेंज फाइंड करने के, वो सब मैं धीरे धीरे आपके सामने रखूंगा। रेंज फाइनली आपने एक दो जगह पर पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका आपने मिनिमम मैक्सिमम, इसका आपने सोल्यूशन निकाला एंड व्हेन वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जब आप सोल्यूशन फाइंड करते थे तो सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करते थे कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा यदि c के बराबर है तो c शुड ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू है, ये आपकी a sin थीटा प्लस b cos थीटा इस फंक्शन की रेंज होती है, क्योंकि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो रेंज निकालने के लिए इस तरीके से छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं। जब मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा तब ये जो बात मैंने आपको बोली है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा और आज ही आपके सामने आ जाएगी। और रेंज निकालने का एक और तरीका होता है व्हेन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो जनरली किसी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जब एक्सप्रेशन दो क्वांटिटीज का सम हो जिसमें एक नंबर हो और दूसरा उसी नंबर का रेसिप्रोकल हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ x प्लस वन बाई एक्स, तो आपने ये पहले सीखा है कि x प्लस वन बाई एक्स जो है इट इज ऑलवेज टू और मोर देन टू, ये हमेशा दो और दो से बड़ा आता है। मतलब इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी वो टू से इंफिनिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ऐसा? तो इसके पीछे रीजन है, जब आप प्रोग्रेशन पढ़े थे तो प्रोग्रेशन में आपको ये मैंने बताया था कि दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। सो इस रिलेशन से इस एक्सप्रेशन का रेंज टू से इंफिनिटी आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो रेंज निकालने के ये दो कंसेप्ट हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आएंगी रेंज निकालने की। पहले अपन यूजुअल मेथड पे डिस्कशन कर लेते हैं रेंज के। किसी फंक्शन की रेंज आपको निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए यूजुअल मेथड्स जो हैं जो जनरली अपन यूज करेंगे उसमें आपको इन बातों का ध्यान करना। तो टू फाइंड द रेंज, सबसे पहले आप जब भी किसी फंक्शन का रेंज फाइंड करेंगे फर्स्ट यू कैलकुलेट इट्स डोमेन। रेंज निकालने के लिए पहले आपको उस फंक्शन का डोमेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेंज ऑफ द फंक्शन डोमेन पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। मान लो आपने किसी फंक्शन का डोमेन निकाला और डोमेन में कुछ तीन चार एलिमेंट्स आ रहे हैं या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो रेंज क्या होगा? रेंज होगा उन फाइनाइट एलिमेंट्स की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी y की, उनको अपन रेंज बोलेंगे। जैसे मैंने किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट किया और मान लो किसी फंक्शन का डोमेन मेरे को 1 2 3 4 4 वैल्यू मिल गई और मान लो वो फंक्शन सपोज आपका fx बराबर x प्लस 2 है, तो रेंज क्या होगा? तो रेंज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जब डोमेन आपका बिलोंग्स टू सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट होगा तो फिर जो रेंज होता है रेंज बिलोंग्स टू सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज। वाई वैल्यूज मतलब आउटपुट। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या कि वन को मैं इधर डालूंगा तो वन की जो इमेज आएगी वो 3 आएगी। जब मैं 2 डालूंगा तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। जब मैं 3 डालूंगा तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा और जब 4 डालूंगा तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो जो रेंज बनेगा वो 3 4 5 6 आएगा। तो ये सबसे पहला स्टेप आपको अभी समझाया कि फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ द फंक्शन फर्स्ट वी कैलकुलेट द डोमेन। ठीक है, ये लाइन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये सब आपको अभी एक्सप्लेन करके बता रहे हैं।
तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास है, फॉर फाइंडिंग रेंज first we calculate domain of the function f. If अब आपने डोमेन निकाला और if पहला केस आया कि डोमेन बिलोंग्स टू सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स, यदि आपने डोमेन निकाला और डोमेन सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स आ गया, then range belongs to set of corresponding y values. corresponding y values का मतलब हर एक एलिमेंट, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, यदि मान लो 1 2 3 4 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आपको आएंगी और 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, 3 के करस्पॉन्डिंग और 4 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू, उनका जो कलेक्शन है वो आपका रेंज बना देगा। तो सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू, और वाई में यदि कंफ्यूजन हो तो आप एफएक्स वैल्यू एफएक्स वैल्यूज, मतलब ये जो सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट है, मतलब ये डोमेन है, मतलब ये इनपुट का कलेक्शन है, मतलब ये एक्स का कलेक्शन है। ये एक्स यहाँ पर डाल के जो एफएक्स की वैल्यूज आएंगी, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको एफएक्स मिलेगा, वो एफएक्स का जो कलेक्शन है वो आपका रेंज ऑफ द फंक्शन बना देगा। तो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन डोमेन इज द बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट। इतनी बात में कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। अब जो मैं दूसरा इसमें जो रेंज फाइंड करने का दूसरा तरीका ऑलरेडी एक बार मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एक और बार उसी बात को मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। सो पेज नंबर 3। और अब यहाँ पर देखेंगे आप कि मान लीजिए आपने डोमेन निकाला, दूसरा केस, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन f is सेट ऑफ रियल नंबर या फिर सेट ऑफ रियल नंबर माइनस फाइनाइट पॉइंट्स, मतलब किसी फंक्शन का डोमेन यदि रियल नंबर का सेट आ गया या फिर रियल नंबर में से 1 2 3 एलिमेंट, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे माइनस हो गए। जैसे कल आपने एक फंक्शन देखा था कि रैशनल फंक्शन जो होते हैं, रैशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर जिन जिन पॉइंट्सों पे 0 होता है वो आपको हटा देना है। जैसे मैं 1/x² माइनस 3x प्लस 2 का रेंज फाइंड करूँ, सॉरी डोमेन फाइंड करूँ, 1/x² माइनस 3x प्लस 2, तो x² माइनस 3x प्लस 2 1 और 2 पे 0 होता है, तो उसका जो डोमेन बनेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1 2 बनेगा। तो वैसा कुछ बात हो, यदि डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हो या सेट ऑफ रियल नंबर माइनस कुछ 3 4 5 फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो, इन दोनों भी केसेस में व्हेन वी हैव टू फाइंड द रेंज, तो आपको सबसे पहले सिखाया डोमेन निकालना है। अब डोमेन यदि पहला वाला केस बना जिसमें फाइनाइट सेट बनता है तो करस्पॉन्डिंग एफएक्स वैल्यूज ले लेंगे। अब मान लो डोमेन आपने निकाला और डोमेन ऐसा कुछ आ गया, तो फिर रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, देन फॉर फाइंडिंग रेंज
सबसे पहले इस फंक्शन में आप fx की जगह पर y लिख लीजिए, पुट fx बराबर y। सबसे पहले fx को y लिख लें, और यदि y दे रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट वी पुट fx इक्वल्स टू y, देन दूसरा, ये पहला स्टेप हो गया, fx की जगह y लिखना। दूसरा, ये ऐसा लिख लें, देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, फिर x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। लास्ट में ऐसा करने के बाद नाउ दी सेट ऑफ values of y for which x is defined is required range of function fx। फुल स्टॉप, ये खत्म हो गया। ये रेंज के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन यदि ऐसा आया तो फिर रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप fx की जगह y लिखना। fx को y लिखने के बाद x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। एंड आफ्टर दिस y की वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जिनके लिए x डिफाइंड हो, और y की इन वैल्यूज का जो कलेक्शन है वो आपका रेंज बना। तो फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच x डिफाइंड, these values of y, these set of values of y represent the required range of the function। 3 स्टेप में खत्म हो जाता है रेंज, ठीक है। ये आपने लिख तो बड़ी जल्दी जल्दी दिया, लेकिन जब आप इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा। मैं इन सारी बातों पर आपके साथ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे फर्स्ट केस में मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया था कि फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट डोमेन में कैसे दिखेंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग एफएक्स वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे। उन करस्पॉन्डिंग एफएक्स वैल्यूज को अपन रेंज बोलते हैं। दूसरे केस में यदि डोमेन ऐसा आता है और यदि आपको इसका रेंज निकालना है तो फिर आप हमेशा ये चीज करेंगे, ठीक है। इस चीज को अपन परफॉर्म करके एक क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ ताकि इसका और आइडिया आपको लग सके। सो हियर वी टेक वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट, ठीक है, और उसके बाद अपन फर्दर सॉल्व। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ और फिर अपन उस पर आगे और डिस्कशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर, और इसकी एक और मेथड है, तीसरा टाइप और बचा है, उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। और फिर वो डिफरेंट टाइप, जैसे मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला बताया या फिर मैंने वो प्रोग्रेशन वाला कंसेप्ट बताया, उस पर भी अपन एक दो क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। The question is, find the domain of find the range of fx बराबर x square minus 6x plus 7। We have to find the range of this function। अब इसको रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये भी तरीका है आपके सामने, ठीक है। मैं इसको 2-3 तरीके आपके सामने रख रहा हूँ रेंज निकालने के। सबसे पहला आप देखिए भाई, सबसे पहला तो आपको क्या बताया, रेंज निकालने के लिए डोमेन फाइंड करो। सॉल्यूशन में डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल। ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड। एक बात आप याद रखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है या क्यूबिक इक्वेशन लिखा है या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, यदि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइंस एवरीवेयर, हर जगह वो डिफाइंड होते हैं। डिफाइंड होने का मतलब आप एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, आउटपुट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स का कुछ वैल्यू डाला वो नॉट डिफाइंड हो गया।
So this function is defined everywhere. क्योंकि this is a quadratic equation, ये quadratic equation है और जिसका डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव आता है, और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप पढ़ी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप इस केस में ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा. तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, और जब ये डोमेन ऐसा बन गया सेट ऑफ रियल नंबर तो फिर रेंज के लिए अपन ये मेथड यूज करेंगे. लेकिन इस मेथड के भी पहले ये और भी इसी तरीके से वेरीफाई, इसी तरीके से इसकी रेंज आ जाती है. तो एक तरीका तो इसका है कि आप इसको ग्राफिकली, जैसा आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, क्वाड्रेटिक से भी इसका रेंज ला सकते हो, क्योंकि वी नो दैट कि व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन तो इट इज ओपन अपवर्ड. तो रेंज फाइंड करने के लिए एक तरीका मैं फर्स्ट वे आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे, राइट हैंड साइड पर देखो. So when we plot the graph of this function, तो this is open upward parabola. ठीक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए, a पॉजिटिव है, इसका a का वैल्यू 1 है, और d निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 28, और 36 माइनस 28 जो है वो 8 हो जाएगा. तो डिस्क्रिमिनेंट 8 आता है व्हिच इज पॉजिटिव नंबर. सो इसलिए दो रियल डिस्टिंक्ट पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा. ये क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा है, और आप ये जानते हो ओपन अपवर्ड पैराबोला है, तो इसका जो ये होता है वर्टेक्स, ये माइनस बी बाई 2a. तो माइनस बी बाई 2a करोगे तो 6 बाई 2 3 आएगा, और माइनस डी बाई 4a. सो माइनस डी बाई 4a इज माइनस 8 बाई 4 विच इज माइनस 2. सो इसका जो वर्टेक्स है वो 3 कॉमा माइनस 2 पे आएगा. और अब आप इसका ग्राफ यदि पहचान गए तो अब आप इसकी रेंज बता सकते हो. भाई ये ग्राफ जो है यहाँ तक गिरा 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 यहाँ तक गिरा, और इसके बाद फिर उठना शुरू हुआ. तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -2 से इंफिनिटी तक रेंज हो जाएगी. और वैसे भी आपने ओपन अपवर्ड पैराबोला के लिए रेंज लिखा हुआ है -d/4a से प्लस इंफिनिटी. तो इस फंक्शन का यदि मैं रेंज का बात करूंगा तो बाय दिस डायग्राम द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी. दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. रेंज मतलब आउटपुट, ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है. तो इसकी रेंज -2 से प्लस इंफिनिटी. तो एक तरीका तो ये हो गया, ग्राफिकल अप्रोच से अपन इसका रेंज बता सकते थे यदि ये क्वाड्रेटिक आ जाता है. मैं इस मेथड से भी इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है. लेकिन अपन पहले एक दो मेथड जो यूजुअल है अपन उनसे कर लेते हैं, उनसे भी आप बड़ी जल्दी ला सकते हो. इसमें थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है. सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए. सर हाँ बोलो. सर वो नीचे वाला 3 - 2 एक बार बताना. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स को a से डिनोट करते हैं, और ये -b/2a -d/4a. ये फॉर्मूला में a b c d का वैल्यू डाल देना तो वो आ जाएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है हर्ष. यस सर. चल पेज नंबर 4 पर चलते हैं. और अब इसका सेकंड मेथड देखें. एक तो ये है ही अपने पास है. तो अब एक तरीका ये है इसका रेंज निकालने का कि आप क्या करो, डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर है, और यदि आप इस फंक्शन का रेंज निकालना चाहते हैं तो आप इसको, यदि ग्राफ का आइडिया आपको नहीं है तब अपन इसको ऐसे कर लेंगे. आपको जो दिया था y बराबर x² - 6x + 7 दिया था, +7 को अपन ने 9 - 2 लिख दिया. क्यों लिखा, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए. ये जो पहले 3 टर्म्स हैं ये x - 3 का होल स्क्वायर बनाएंगे. आप इसको y की जगह fx लिख जो क्वेश्चन में दिया था. तो आवर fx कैन बी रिटन ये x - 3 का होल स्क्वायर माइनस, और अब अपन ये जानते हैं ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी.
क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या मोर देन 0 होता है, और 0 या मोर देन 0 में यदि आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सबसे छोटी वैल्यू जो इसकी आ सकती है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो इसकी आएगी वो आएगी -2, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए आपको इस क्वांटिटी को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस क्वांटिटी को अदर देन 0 कोई नंबर डालोगे तो वो 0 से बड़ा कोई नंबर होगा, और सबसे छोटी वैल्यू मतलब मिनिमाइज करना है, इसलिए इसको सबसे छोटा डालेंगे। तो अपन जानते हैं x-3 की सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो x बराबर 3 पर होगी। x बराबर 3 डालने से ये 0 हो जाएगा और सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी -2 आएगी। तो इस केस में इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो f(x) का जो रेंज आएगा वो मिनिमम ऑफ f(x) जो होगा वो -2। और चूंकि आप ये देख रहे हो कि जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो इट इज ओपन अपवर्ड पैराबोला, ये पैराबोलिक शेप बनाएगा आपकी, क्योंकि f(x) मतलब y हो गया और y बराबर एक क्वाड्रेटिक आपको दिया है। ठीक है, आपने पैराबोला पढ़ा है, पैराबोला में आप यदि ये देखो कि ये y बराबर f(x) यदि अपन लिखें तो ये x - 3 का स्क्वायर हो गया और ये -2 हो गया। ये 2 को आप ट्रांसफर कर दो तो ये y + 2 बराबर x - 3 का स्क्वायर हो गया। और आप जानते हो कि ये जो है ये ओपन अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 3, -2 पे बनेगा। तो जब आप इसका शेप बनाओगे तो शेप ऐसा ले लेगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स 3, -2 पे। ठीक है, तो जब आप इसकी ऐसी शेप बना दोगे तो इस शेप से मिनिमम वैल्यू तो पता चल गई -2 है, मैक्सिमम कितना होगा इसका +∞। तो ये मिनिमम लिख दिया, और मैक्सिमम चूंकि ये ओपन अपवर्ड पैराबोला है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंफिनिटी हो जाएगा। सो मैक्सिमम ऑफ f(x) is +∞, and therefore range of function f(x) is क्लोज इंटरवल -2 से +∞। ये रेंज हो गया। रेंज का मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। ये अपना दूसरा तरीका हो गया। तो यदि आप डायग्राम नहीं बना रहे हो तो विदाउट फॉर्मिंग डायग्राम भी आप रेंज बता सकते हो फंक्शन की, या फिर अपना जो यूजर जो आपको तरीका बताया रेंज निकालने का अपन वो करते हैं। बोलो नमन, क्या डाउट? सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा इसमें? सेकंड वाला क्वेश्चन सर, मतलब सेकंड मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है, 7 था। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, 6 का आधा करेंगे 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 ऐड करेंगे और 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 ऐड करोगे तो वो यहाँ दिख रहा है, और 9 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 - 9 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब ये जो पहले 3 टर्म्स हैं कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं, और -2। ठीक, अब आपको इसका मिनिमम फाइंड करना है। तो मिनिमम ये वैल्यू तो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, -2। और चूंकि ये ओपन अपवर्ड पैराबोला है इसलिए इसके लिए आसमान पूरा खुला है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो -2 से +∞ हो जाएगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू +∞ आएगी। इतना समझाया? इसमें क्या डाउट है वो बताओ, समझ गया अभी? यस सर। चलिए, सो थर्ड केस देखेंगे। जो आपको अभी बताया था सबसे पहला स्टेप, यदि डोमेन आपका r या r- सम पॉइंट्स आते हैं तो आप क्या करते हो, रेंज फाइंड करने के लिए टू फाइंडिंग रेंज f(x) की जगह y लिखते हैं। तो इस फंक्शन में f(x) की जगह y लिख दिया। दूसरा स्टेप आपने क्या लिखा है, दूसरा स्टेप आपने लिखा है x को इन टर्म्स ऑफ y बनाएंगे। ठीक है, x, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, ये दूसरा स्टेप था। तो x इन टर्म्स ऑफ y बनाने के लिए ये y को मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक को जैसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते थे कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 36 - 28, ये हो जाएगा 8। 8 में से 4 कॉमन ले लेना तो 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या अंदर, 2 - 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना इतना।
ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y, और जब when we find x in terms of y, ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में आपने लिखा है फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y वेयर x डिफाइंड। अब अपन जो डोमेन का कंसेप्ट है वो लगा देते हैं। अब ये मान लो कोई फंक्शन है, इसका डोमेन फाइंड करना है, तो आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ये 2 + y आएगा। तो आपने ये पढ़ा है कि एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x डिफाइन होने के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, x इज डिफाइंड ओनली व्हेन 2 + y या y + 2 should be greater than equal to 0, and this implies y greater than or equal to -2, और इसका मतलब क्या हो गया, y belongs to -2 से infinity, और यही y की जो वैल्यू है ये रेंज बन जाएंगे। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y जो बनाएंगे वो रेंज बनाएंगे। तो रेंज इससे भी -2, जो अपनी मेथड मैंने आपको लिखा के दी वो ये थी, fx की जगह y लिखेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y वेयर x डिफाइंड, ये जो y की वैल्यूज का कलेक्शन आएगा यही रेंज बनाएगा, ये y की वैल्यूज का कलेक्शन आ गया, ये रेंज हो गया। ठीक है, तो रेंज आप ऐसे 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 किसी भी एक मेथड से जा सकते। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे जैसे रेंज में आप आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो उसमें तो पूछ लीजिए। 3 मेथड से इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया है, जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। इन तीनों में आप देख रहे हो सबसे अच्छा ये तरीका है, यदि मेरे को ग्राफ का नॉलेज है तो ग्राफ को देख के एकदम आइडिया लगता है कि भाई रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, इसलिए ग्राफ को बड़े अच्छे से आप समझिएगा हर चीज का। चलते हैं पेज नंबर 5 पर। एक लास्ट केस, अपन ने 2 बातें अभी तक डिस्कस करी रेंज में, कि रेंज यदि कोई फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स आ जाए, या फिर रेंज आपका सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ रियल नंबर माइनस कोई पॉइंट्स होंगे, तो फिर अपन रेंज इस तरीके से निकाल लेंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। अब थर्ड पॉसिबिलिटी में ये है कि मान लो आपका अभी तक डोमेन फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट था, या फिर डोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर माइनस कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन अब मान लो डोमेन आपका डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट इंटरवल आ जाए। इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो यदि डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट इंटरवल, थर्ड केस में इंटरवल भी जो है वो इनफाइनाइट सेट होता है। आपने पढ़ा जैसे 1, 2 आ गया, मान लो उसका डोमेन ओपन इंटरवल 1, 2, तो आप जानते हैं कि ओपन इंटरवल 1, 2 इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1, 2, तो वो इनडायरेक्टली इनफाइनाइट सेट होता है। तो फाइनाइट इंटरवल हमने यहाँ पर लिखा। फाइनाइट इंटरवल का मतलब जो है कि उस इंटरवल में इंफिनिटी नहीं आ रहे हैं, मतलब वो 2 से 3 या 4 से 5 या 4 से 7 इस तरीके के इंटरवल है। इंटरवल ओपन या फिर क्लोज कुछ भी हो सकते हैं। इफ डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट इंटरवल, देन वी फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी। अब ये मोनोटोनिसिटी जो है वो आप अभी आगे पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है। लीस्ट और ग्रेटेस्ट फंक्शन की अपन वैल्यू निकालेंगे, और लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब सबसे छोटी, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी। और आप जानते हो रेंज लिखने का मतलब ये होता है कि छोटे से बड़ा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके बीच में कहीं ना कहीं फंक्शन पाया जाएगा, और उसी को अपन बोलते हैं रेंज ऑफ दी फंक्शन। जैसे किसी बच्चे ने टेस्ट दिए थे और उसको
10 टेस्टों में 10 मार्क्स में से मिनिमम मार्क्स 4 और मैक्सिमम 10 मार्क्स मिले तो उस फंक्शन का उस बच्चे का जो रेंज हो गया वो 4 to 10 रेंज हो गया, 4 से 10 के बीच में उसको कहीं ना कहीं मार्क्स मिलते रहते हैं, ऐसा है, तो उसको अपन बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पर अपन फंक्शन की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इफ डोमेन आपका ऐसा है देन फाइंड least and greatest value of function fx with help of मोनोटोनिसिटी। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए नया है और मोनोटोनिसिटी में वही पढ़ेंगे जो आपको अभी मैंने इसके पहले लॉगरिथमिक फंक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताया था। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऐसे ग्राफ को ही की स्टडी को ही अपन मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। तो मोनोटोनिसिटी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ से चौथा पांचवा चैप्टर है एओडी, जहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस आपकी खत्म होती है। वो डिफरेंशियल कैलकुलस में मैं आपको ये मोनोटोनिसिटी वर्ड समझाऊंगा, ठीक है। और इनडायरेक्टली अभी हमारी कोशिश ये है कि जब तक मोनोटोनिसिटी हमारे पास नहीं आता है तो हम कहीं ना कुछ करके लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि वंस वी गेट लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन देन वी गेट द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन अपन निकाल लेंगे। मैं सारे तरीके इसलिए यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, अदरवाइज मोनोटोनिसिटी को अपन यहाँ स्किप करते थे और जब मोनोटोनिसिटी आता था तब आपको वहां पर रेंज का ये कंसेप्ट समझाते थे। लेकिन एक साथ पहले अपन कलेक्शन कर देते हैं कि रेंज की फाइंड करने की मेथड्स, टोटल मेथड्स कितनी हो सकती हैं। इसमें जो जो कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिए वो अभी डिस्कस करेंगे, जो रह जाता है वो आगे जब कभी आएगा तो वहां पर अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन एफ जो हो जाएगा इट इज लीस्ट वैल्यू कॉमा ग्रेटेस्ट वैल्यू, और जो लीस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू का कलेक्शन होगा वो आपका रेंज ऑफ द फंक्शन बना देगा। यह है रेंज फाइंड करने का थर्ड मेथड। ठीक है, इसमें अपन फंक्शन की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। और इसमें इससे बचने के लिए मान लो जब कोई फंक्शन आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको सपोज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की रेंज बताना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस फंक्शन का रेंज फाइंड करने के लिए, और आप ये जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये फंक्शन जो है इट इज डिफाइंड एवरीवेयर, क्योंकि साइन का और कॉस का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। साइन फंक्शन कॉस फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर, कोई भी एंगल डालोगे आपको साइन और कॉस की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। ठीक है, अब यदि आप इसका रेंज निकालना चाहते हो तो आप इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे वो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाला। इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के लिए मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिस्कशन में लाया था। ठीक है, तो फिलहाल अपन जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें ये वर्ड बहुत रेयरली अपन यूज करेंगे, क्योंकि एक बार अपन मोनोटोनी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, यदि उसको पढ़ाने जाएंगे तो फिर अपन को एओडी की भी बहुत सारी बातों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मोनोटोनिसिटी में एक्चुअली हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है, तो पहले हमको डिफरेंशिएशन बताना पड़ेगा, फिर अपन मोनोटोनिसिटी डिस्कस कर पाएंगे। तो दिस इज द थर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो ये ओवरऑल 3 तरीके हैं किसी फंक्शन का रेंज फाइंड करने के लिए, और भी जो कंसेप्ट इसमें बीच बीच में आते रहेंगे वो मैं आपके साथ क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगा। सो हियर वी टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीस मेथड्स ऑन फाइंडिंग रेंज ऑफ फंक्शन। सर हाँ बोलिए। सर अपने पहली प्रॉपर्टी पढ़े थे कि फाइनाइट पॉइंट्स रहने चाहिए, तो फाइनाइट इंटरवल में इसमें भी तो फाइनाइट पॉइंट्स ही रहते हैं ना? इसमें फाइनाइट पॉइंट नहीं रहते बेटा,
1,2 जैसे मैंने लिखा, तो 1 और 2 के बीच में यदि आप ओपन इंटरवल लगाते हो तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइटली मेनी हो जाते हैं। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। फाइनाइट पॉइंट का मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा। जब डोमेन में 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स आएंगे तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। ये तो इनफाइनाइट सेट होगा। हाँ सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेते हैं, और क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मान लो इस फंक्शन का रेंज निकालें। तो एक तो ये तरीका है कि यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट रेंज निकाल दो। अदरवाइज अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं तो अपन ये जानते हैं कि अपन इस पूरे फंक्शन को जो है किसी एक में या तो साइन में या तो कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो दो तरीके से इसका रेंज फाइंड किया जाता है। एक तो अपना कंसेप्ट अपन को पता है कि जो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा यदि इस तरीके का फंक्शन आता है तो इसका जो रेंज होता है वो ये होता है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, ये रेंज होता है। तो यदि आप इसको इससे कंपेयर कर दोगे तो आप देख रहे हो कि b की जगह पर 1 है और a की जगह पर -1। सो देयरफॉर इस कंसेप्ट के यूज से रेंज ऑफ fx जो है इट इज मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे और मैक्सिमम वैल्यू, ये इस फंक्शन का रेंज हो जाए। तो कई बार रेंज निकालने के लिए इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक यदि रेशियोज आ जाते हैं और इसमें भी यदि साइन कॉस आ गया तब तो फिर रेंज आपका बड़ा इजी हो जाएगा। इट इज माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। या फिर यदि आपको ये नहीं पता है तो ये जो फॉर्मूला ये निकाला गया है, जिस कंसेप्ट से निकाला गया वो कंसेप्ट से आपको करना पड़ेगा। मतलब वो कंसेप्ट कहता है कि इसको या तो साइन में या तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, और वो कन्वर्जन के लिए अपन इसको क्या करते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये जो है इट कैन बी रिटन, इसको हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के लिए रूट 2 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद बाहर वाला रूट 2 रिमेन्स एज सच, और अंदर वाला ये जो 1/√2 है इसको अपन cos 45 लिख देते हैं, और ये जो 1/√2 है इसको sin 45 लिख देते हैं। और अब आप देखिए कि cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये होता है cos a प्लस b, ये बन गया। और अब आप जानते हैं कि cos की जो रेंज है वो -1 to +1 होती है, उसको उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेंज -√2 से +√2 आ जाएगी। मतलब देयरफॉर ये जो हमारा फंक्शन है cos x minus sin x, this cos x minus sin x can be written √2 times of cos x plus pi/4। और ये अब दो में से किसी एक में कन्वर्ट हो गया। एक का रेंज अपन जानते हैं -1 से +1 होता है, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर our range of function is -√2 से +√2। ये एक्चुअल इसका जो तरीका है वो ये है। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज में भी हेल्प करेगा। सो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। सर हाँ बोलो। सर लास्ट सेकंड स्टेप नहीं समझी। लास्ट सेकंड स्टेप ये वाली, हाँ सर। अपन इसको लेके चले थे, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऐसा बना, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना, मतलब इनडायरेक्टली ये बन गया, तो इसको मैंने इसके बराबर लिख दिया। सर हाँ बोलिए। सर अपन √2 के प्लेस पे कोई दूसरी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, किस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है वो डिपेंड करता है इस क्वांटिटी, इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू √2 आता है, इसलिए √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। ओके सर।
ओके, सर रेंज के लिए अपन कभी स्क्वायरिंग चलती क्या? रेंज के लिए स्क्वायरिंग कर मतलब अगर कभी करना रहा तो रेंज के लिए स्क्वायरिंग चलती क्या? उसमें एक्स्ट्रा वैल्यूज तो नहीं आती ना कभी? यार कम हो जाएंगी वैल्यू स्क्वायरिंग करोगे तो। स्क्वायरिंग करोगे तो केवल पॉजिटिव वैल्यूज रह जाएंगी, नेगेटिव छूट जाएंगी सारी। तो बाद में जैसे अगर मैंने इसको y इक्वल्स टू cos x माइनस sin x लिखा, ठीक है, हाँ, और फिर दोनों साइड स्क्वायर किया हम्म, तो 1 माइनस साइन 2x आएगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन 2x, तो वाई स्क्वायर की जो रेंज आएंगी उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस तो आएगा ही ना। नहीं तो स्क्वायरिंग करने से आपको पहले भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये लाइन मैंने लिखाया गया है कि squaring should be avoided as far as possible, and if squaring is done then check for extra solution। आपको स्क्वायरिंग करने से वहां पर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि आप स्क्वायरिंग करोगे तो फंक्शन का वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। मैं आपसे कॉस माइनस साइन का जैसे मतलब बिल्कुल वही है, मैं आपको एक्स का रेंज पूछूं और आप मेरे को स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर का रेंज बताएं, तो एक्स का तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, जबकि एक्स स्क्वायर का जो रेंज होगा वो 0 से लेके इन्फिनिटी होगा। मतलब आप स्क्वायरिंग करने पे रेंज निकालते वक्त आप वैल्यूज को कम कर रहे हैं, जबकि वहां पर कुछ अलग होता था। वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जब आप स्क्वायरिंग करते थे तो आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नंबर ऑफ जो रेंज की वैल्यूज हैं उनको कम करें, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से आपने आधा पोर्शन तो बिल्कुल छोड़ दिया जो नेगेटिव वैल्यूज वाला है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि स्क्वायरिंग जितना हो सके स्क्वायरिंग करने से बचें। कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायरिंग को बहुत बचना चाहिए, ठीक है, उससे गलत होने की संभावनाएं बहुत हो सकती हैं। ओके सर। तो बोलो कुणाल। सर जो कॉस की वैल्यू जो अपनी प्लस माइनस सॉरी प्लस से माइनस आती है 1 तक, उससे फिर इंटू किया ना √2 को। सर लास्ट सेकंड स्टेप में जो कॉस की वैल्यू है +1 to -1 आती है, उस वजह से फिर से √2 से इंटू करना। वही किया है। ओके सर। एक और क्वेश्चन देखेंगे रेंज। The question is find the range of 1 plus x square upon x square। We have to find the range of this function 1 plus x square upon x। तो कई सारे तरीके हैं, मतलब दो तरीके यहाँ पर तो अभी है ही नहीं। एक तो ये है कि रेंज निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप डोमेन फाइंड करना होता है। तो यदि आप इस फंक्शन का डोमेन देखोगे तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एक्चुअली ये क्या है, रैशनल फंक्शन है। ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक दिया है, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक दिया, और रैशनल फंक्शन मैं आपको डोमेन निकालना बताया था कि रैशनल फंक्शन के डोमेन के लिए केवल वो पॉइंट सेट ऑफ रियल नंबर में से हटाने होते हैं जहां पे डिनोमिनेटर बिकम 0, और हियर डिनोमिनेटर बिकम 0 एट x इक्वल्स टू 0 ओनली। इसलिए जो इसका रेंज बनेगा, सॉरी डोमेन बनेगा, इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 0, ये इसका डोमेन होगा। मतलब ये सेकंड कैटेगरी में पहुंच गया कि डोमेन बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर और रियल नंबर माइनस सम फाइनाइट सेट। तो ये वो आ गया, ये डोमेन है। अब रेंज निकालने के लिए एक अपन तरीका इसमें ये यूज कर लेते हैं कि जो एक्चुअल मेथड है जो आपको बताया वहां पे लिखा के दिया है वो भी बताता हूँ, लेकिन उसके पहले भी अपन कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। या चलो पहले एक्चुअल मेथड से कर लेते हैं। एक्चुअल मेथड क्या था, सबसे पहला स्टेप आप एफ एक्स की जगह वाई लिखते हैं,
फिर आपको बोला था x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लिया, ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। और अब आपने वहां पर लिखा है कि फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y वेयर x डिफाइंड। तो अब जैसा आप डोमेन में कंसेप्ट लगाते थे वही लगाना है। तो अब ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और चूंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया इसलिए अब ये 0 भी नहीं हो सकता, इसलिए इट इज ओनली पॉजिटिव। तो x डिफाइंस only when y minus 1 greater than 0. So this implies y greater than 1. This implies y belongs to 1 से infinity. So this is our range. ये जो y की वैल्यूज का कलेक्शन है ये रेंज। तो जो मेथड आपको लिखा के दिया था कि fx की जगह y लिखना है, फिर x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, फिर y की वो वैल्यूज निकालनी है जहां पर x डिफाइंड होगा। तो ये केवल इतनी वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। 1 से इंफिनिटी जब आप डालोगे तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइन हो जाएगा और यही इसका आउटपुट बनाएगा, रेंज बनाएगा। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि when we have to find the range of this function, so this fx can be written, आप इसको सेपरेटली ऐसा लिख सकते हैं। और अब आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, और ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी ये क्वांटिटी 0 भी नहीं होगी। मतलब ये क्वांटिटी हमेशा मोर देन 0, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। और जब मैं कोई पॉजिटिव नंबर 1 में ऐड करूंगा तो fx का वैल्यू जो है वो 1 से हमेशा बड़ा होगा। दिस इंप्लाइज fx इज मोर देन 1, और उसके पीछे रीजन ये है कि सिंस 1 upon x square is always greater than 0, therefore fx यदि मोर देन 1 है तो fx belongs to 1 से इंफिनिटी हो गया, और यही आपका फंक्शन का रेंज। ये इस तरीके से रेंज आके इस तरीके से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। तो ये 2 तरीके हैं फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो एक्चुअल मेथड जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन ऐसे मेथड्स का जो प्रैक्टिस है, जब अपन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आइडिया अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी अभी और बहुत सारी बातें हैं कि अब जब ये आता है तो भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो सबसे मैं डिस्कशन करूंगा। पहले मैं आपको 1/x का ग्राफ बताऊं। 1/x का ग्राफ ऑलरेडी जानते हो सभी लोग। 1/x का ग्राफ भी बता सकता है कैसे होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यदि मैं y बराबर 1/x की बात करूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चूंकि xy बराबर 1 आ गया, आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही पढ़ा, xy बराबर c स्क्वायर। c स्क्वायर का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। y बराबर 1/x का जो ग्राफ आता है, y बराबर 1/x का ग्राफ जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनेगा। ये y बराबर 1/x है। अब इसी में जब मैं y बराबर 1/x स्क्वायर ले लूंगा तो y बराबर 1/x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर करने से क्या होगा, वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होंगी, तो जो नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है वो भी पॉजिटिव मिलेगी। y बराबर 1/x स्क्वायर का ग्राफ आपका ऐसा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर 1/x स्क्वायर। अब मैं 1/x स्क्वायर में 1 ऐड करूंगा, तो 1 ऐड करने से ये ग्राफ जो है वो 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करने से क्या होगा कि हम आउटपुट में 1 ऐड कर रहे हैं, और आउटपुट में 1 ऐड कर रहे हैं तो ये ग्राफ पूरा का पूरा 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ y बराबर 1 + 1/x स्क्वायर, तो बिल्कुल यही ग्राफ लीजिए, इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। ये इसका ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर 1 + 1/x स्क्वायर, मतलब 1 + x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है। अब यदि इसका ग्राफ आपको पता चल गया तो अब आप इसका वो देख सकते हो, रेंज। रेंज इसकी क्या है, ग्राफ जो है वो यहाँ और यहाँ के ऊपर बना हुआ है, मतलब इसकी रेंज क्या होगी, 1 से लेके इंफिनिटी होगी रेंज।
तो इस तरीके से ग्राफ का नॉलेज होगा तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और इस फंक्शन में आप एक चीज और देख पा रहे हैं कि इसका डोमेन भी आप देख पा रहे हो। ये फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो है, क्योंकि ये एक्स की हर रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है एक्सेप्ट जीरो। जीरो पर आप देखो ग्राफ ऐसा हो गया, जीरो पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। इसका डोमेन आप ग्राफ देख के बता सकते हो, इसकी रेंज आप ग्राफ देख के बता सकते हो। आगे आपने बहुत सारी फंक्शन की क्वालिटी पढ़नी है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, तो ये फंक्शन सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए इंक्रीज करता है और सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसमें इवन ऑड फंक्शन पढ़ोगे, इवन ऑड फंक्शन में ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। यदि किसी फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो फंक्शन इवन कहलाता है। तो मैं इवन ऑड भी आपको समझाऊंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी इसमें समझाऊंगा, फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, पीरियोडिसिटी भी आपको समझाऊंगा। बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो केवल एक ग्राफ से आप बहुत कुछ हद तक जज कर सकते हो। और ऐसे जो फंक्शन है कंपाउंड फंक्शन, ये बहुत बेसिक ग्राफ से बनते हैं। इनमें थोड़े से चेंज कर करके अपन यहाँ तक पहुंचते हैं। जैसे हमने पहले 1/x बनाना सीखा, फिर 1/x से 1/x² बनाया, उसमें फिर मैंने 1 ऐड किया तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। और यही जो है वो अपना गिवन फंक्शन था। तो इसलिए ग्राफ को मैं बार बार तवज्जो दे रहा हूँ, आप ग्राफ को बड़ा अच्छे से सीखिए, याद रखिए, ग्राफ को बहुत हेल्प करेंगे आपको। मैं इसमें फिर जब आगे आप इस पूरी कैलकुलस में आपको कंटिन्यूटी पढ़नी है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी है, तो यहाँ पर अपन इसको देख के बता सकते हैं कि ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब आप इसको जीरो पे डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो फंक्शन आपका ग्राफ डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। इसलिए आप उसको जरूर प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा अभी करते रहें, बेसिक बेसिक ग्राफ बनाते रहें इसको जरूर। फिलहाल आपको कोई डाउट हो इतनी बात में तो पूछ लीजिए। तो हाँ बोलिए। सर जब अपन y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 करते तो उस वक्त साइन चेंज नहीं होता है ना? y माइनस एक्स ग्रेटर मतलब समझा नहीं। सर अपन मतलब ग्रेटर देन को लेस देन कब कन्वर्ट करते हैं, वो एक बार बताना ना। जब आप बोथ साइड किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, बाकी किसी कंडीशन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। सर अगर वापस 0 के प्लेस पे 1 रहता तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हुई रहती? जीरो की जगह पर 1। कौन से जीरो की जगह पर? सर वो x डिफाइंस ओनली व्हेन। x डिफाइंस ओनली व्हेन। हाँ सर, हाँ वहाँ पे अगर 1 रहता तो फिर वो इनइक्वालिटी चेंज हुई रहती? नहीं नहीं नहीं, तभी भी यही रहता। आप जब 1 रहता तो मैं 1 को भी इधर ट्रांसफर कर लेता, y माइनस 2 ग्रेटर देन 0 लिख लेता। आप हमेशा 0 बना लिया करो, ठीक है, ट्रांसफर करके। ठीक है कुणाल? तो एक बार बताना मतलब अपन को कब चेंज करना पड़ता हो। जैसे x लेस देन 2 लिखा, अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस, माइनस से डिवाइड करोगे तो भी यही होगा, -2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये -x/2 ग्रेटर देन माइनस, ये -1 से मल्टीप्लाई किया, ये -2 से डिवाइड किया। जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और सर अगर नेगेटिव क्वांटिटी शिफ्ट करेंगे तो नहीं होंगी? नहीं, ट्रांसफर में ट्रांसफर करते हो तो नहीं होगा। मतलब जैसे x ग्रेटर देन 2 लिखा है तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 ऐसा इनइक्वालिटी रिमेन्स, ट्रांसफर करने से नहीं होगी चेंज। ओके सर। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर।